गरीब माँ की छठ पूजा। उफ, छठ पूजा की सफाई ने तो हम सबको नानी याद दिला दी। वैसे श्वेता, तुमने छठ पूजा के लिए सामान खरीदा या नहीं? अब भी कहाँ जेठानी जी, आज ही तो छठ पूजा की सफाई खत्म हुई है। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ वो जो हमारे गांव के पास बाजार लगता है ना, वहीं से जाकर एक बार में छठ पूजा का सारा सामान ले लें। मैं भी यही सोच रही थी। चलो कल हम सब साथ में छठ पूजा का सामान लेने चलेंगे। दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका था और अब बारी थी छठ पूजा के त्योहार की। छठ पूजा में बस एक हफ्ता बाकी था, जिसके चलते गांव के सभी घरों में छठ पूजा की साफ सफाई सजावट का काम चल रहा था। अगले दिन बाजार में चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाख की चूड़ी। तभी अंजलि और श्वेता दोनों जेठानी देवरानी लाख की चूड़ी सुनकर उस चूड़ी वाले के पास रुक जाती हैं। मुझे तो ये हरी वाली लाख की चूड़ी बड़ी पसंद आ रही है और मुझे तो ये लाल वाली चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही है। ये तो मेरी साड़ी से मैच भी हो रही है। गांव की काफी सारी औरतें लाख की चूड़ियाँ खरीद रही होती हैं कि तभी इसी गांव में रहने वाली गरीब सीमा भी आती है। अरे सीमा, तुम भी आ गई? ये देखो, इस चूड़ी वाले के पास कितने सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ हैं। हम सब ने तो छठ पर पहनने के लिए अपनी मनपसंद लाख की चूड़ियाँ खरीद ली हैं। तुम भी ले लो। अरे नहीं, वो इस बार मैं दिवाली पर ही छठ के लिए लाख की चूड़ियाँ लेकर आ गई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे राशन लेने के लिए जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर गरीब सीमा की 7 साल की बेटी नेहा बोलती है, माँ तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? तुमने तो कोई भी चूड़ियाँ नहीं ली थी दिवाली पर। तू अभी बच्ची है, तू नहीं समझेगी। इतना कहकर सीमा नेहा के साथ राशन की दुकान पर जाती है। काका, 1 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दीजिए। क्यों रे, तेरे बाप की दुकान है क्या? पहले तो तुम मेरे 3 महीने के राशन के पैसे दो, पूरे 2000 हो गए हैं। काका, आप तो जानते हैं कि मेरे पति की नौकरी गए हुए कितने महीने हो चुके हैं। घर का खर्चा कैसे चल रहा है तो मैं नहीं जानती हूँ। ये नौकरी की तलाश में है। जैसे इनको नौकरी मिल जाएगी हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। हाँ, तो जब पैसे चुकाओगी तभी राशन लेकर जाना। ये राशन की दुकान पैसे से चलती है। अगर तुम जैसे लोगों को यूं ही मुफ्त में राशन देने लग गया तो एक दिन तो मुझे कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। चल जा अब यहाँ से। नहीं काका, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा राशन दे दो ना। सीमा उस राशन वाले से काफी विनती करती है, लेकिन राशन वाला उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है, जिसके चलते सीमा आंखों में आंसू लिए घर आती है। हे भगवान, कब तक हमारी जिंदगी यूं ही रूखी सूखी खाकर गुजरेगी? अब तो अपना चमत्कार दिखाओ। सीमा के पति अर्जुन की 3 महीने पहले नौकरी चली गई थी। 3 महीने से वो कई जगह पर नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब छठ पूजा के दिन करीब आ रहे होते हैं। माँ, हम भी छठ मनाएंगे ना? आपको पता है मुझे तो ठेकुए खाना बड़ा पसंद है और इसी बहाने हमारे घर में फल भी आ जाते हैं। इस बार भी आएंगे ना माँ? अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अगले दिन मेरे पति ने मुझे इस बार छठ के लिए कितनी सुंदर साड़ी दिलाई है। पता है, पूरे 3000 की है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इस बार छठ पर पहनने के लिए पूरी 5000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तभी उनकी पड़ोसन निधि, जो कि उनके साथ ही खड़ी थी, वो मन ही मन सोचती है, साड़ी तो मुझे भी लेकर आनी थी, लेकिन छठ पूजा की तैयारी में मुझे तो साड़ी लाने का मौका ही नहीं मिला। बस आज का दिन बचा है। आज मुझे साड़ी लेने के लिए जाना ही होगा, लेकिन जाऊँ किसके साथ? तभी उसे सीमा दिखाई देती है, जिसे देख वो उसके पास जाती है। सीमा, क्या तुमने छठ पूजा के लिए साड़ी ले ली? नहीं, अभी नहीं। चलो, ये तो अच्छी बात है, मैंने भी नहीं ली। आज हम दोनों साथ में साड़ी लेने चलेंगे। लेकिन मेरे पास तो इसके लिए पैसे ही नहीं है, कुछ बहाना लगाना होगा। वो निधि, मेरी सासू माँ ने ना पिछले साल ही मुझे साड़ी दी थी, मैं वही साड़ी पहन लूंगी। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है, जिसे देख निधि कहती है, कितनी कंजूस है ये सीमा की बच्ची, हर चीज में कंजूसी करती है। उस दिन भी इसने जानबूझकर लाख की चूड़ियाँ नहीं ली और आज भी बस ये पैसे बचा रही है। माँ, तुमने उन आंटी से झूठ क्यों कहा? तुम्हारे पास तो कोई भी नई साड़ी नहीं है। सीमा चुप रहती है, लेकिन नेहा सब समझ रही थी। सीमा अपने घर के हालातों के बारे में गांव में किसी को भी नहीं बताती, जिसके चलते गांव की कुछ औरतें उसको कंजूस समझने लग गई थी। छठ पूजा में अब सिर्फ 1-2 दिन रह गए थे, इसलिए सभी औरतें पूजा के लिए गन्ने, पान के पत्ते, टोकरी और दिए लेने जाती हैं। पैसों की कमी के चलते सीमा छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को भी ठीक से नहीं खरीद पाती। फिर मिट्टी से सीमा घर पर ही दिए बना लेती है और खेतों से गन्ने ले आती है। छठ पूजा में अब सिर्फ 1 दिन रह गया था, जिसके चलते गाँव की औरतें साथ में बैठकर ठेकुआ और खाजा बनाने का प्लान बना। अरे सीमा, तुम अभी तक घर पर ही हो? तुम्हें चलना नहीं है क्या? लेकिन कहाँ? हम सब औरतों ने सोचा कि इस बार हम खाजा और ठेकुआ साथ में बनाएंगे। तुम भी सामान लेकर पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। अरे वाह, फिर तो मैं ढेर सारे खाऊंगी माँ, खूब सारे बनाना। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब सीमा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि तभी उसका पति अर्जुन आता है। अर्जुन जी, छठ पूजा है और गांव की औरतें साथ में खाजा और ठेकुआ बना रही हैं। मुझे भी उन लोगों ने बुलाया, लेकिन खाजा और ठेकुआ बनाने के लिए मेरे पास तो सामान ही नहीं है। तो क्या हुआ, घर में जो राशन रखा है तुम उससे ठेकुआ और खाजा बना लो। खाजा ठेकुआ बनाने के लिए घर के राशन का इस्तेमाल नहीं करते और बाहर से राशन खरीदने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है।
तभी सीमा को कुछ याद आता है। वो जल्दी से चौका के पास जाकर एक डब्बा उठाती है और उसे खोलती है। उस डिब्बे के अंदर गेहूं के कुछ दाने रखे होते हैं। अगर गेहूं के दाने में बाहर पिसवाने गई तो 40 रुपए लग ही जाएंगे। एक काम करती हूँ, उन्हें घड़ी में पीस लेती हूँ। फिर चक्की की मदद से सीमा उन गेहूं के दानों को अच्छे से पीस लेती है। गेहूं के दाने थोड़े से ही थे, इसलिए आटा भी थोड़ा ही बनता है, जिसे लेकर सीमा सभी औरतों के पास जाती है। अरे ये क्या सीमा, तुम ठेकुआ और खाजा बनाने के लिए इतना थोड़ा सा आटा लेकर आई हो? हाँ, वो मेरे घर में लोग ही कितने हैं, मैं, छोटी बेटी और मेरे पति, इसलिए हमारे लिए तो इतना ही काफी है। कंजूसी की भी हद होती है। क्या तुम ये पैसा अपनी छाती पर लेकर जाओगी क्या? ये खाजा ठेकुआ सिर्फ हम अपने घर के लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के लिए भी बनाते हैं। कंजूस से कंजूस देखे, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। निधि की ऐसी बातें सुन सीमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी उसको अपने घर के हालातों के बारे में नहीं बता सकती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज छठ पूजा का दिन होता है। गाँव की सभी औरतें नई साड़ी, लाख की चूड़ियां, 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं और छठ पूजा का सारा सामान लेकर छठ मनाने के लिए घाट पर जा रही होती हैं। लेकिन वहीं सीमा काफी ज्यादा परेशान होती है। जैसे तैसे करके पूजा के सामान का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन ये 5 तरह के फलों को मैं कहाँ से लाऊं? छठी मैया, क्यों मुझे छठ के व्रत को रखने में इस बार इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये कहते हुए सीमा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे चलिए साहब, वरना घाट पर भीड़ जमा हो जाएगी। तुम सब तो आ गई, लेकिन ये सीमा कहाँ रह गई? पता नहीं काकी, मुझे तो लग रहा है वो तो घाट पर भी ना जाएगी। देखा नहीं आपने कुछ दिनों से वो कितनी कंजूसी कर रही है। मेरा तो अब उससे बात करने का भी मन नहीं कर रहा। उन सभी औरतों की बात सुन वो बूढ़ी काकी सीधा सीमा के घर जाती है और देखती है कि सीमा फूट फूट कर रो रही है। अरे सीमा बिटिया, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? फिर नेहा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अम्मा को भी काफी बुरा लगता है और वो बाहर आकर सभी औरतों को सीमा के घर के हालातों के बारे में बताती है। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? वो बेचारी इतने महीनों से परेशान थी और हम उसे कंजूस कंजूस कहकर ताना देते थे। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वरना छठी मैया हमसे नाराज होंगी। अब सभी औरतें अपने अपने घर जाती हैं। इसके बाद सभी औरतें छठ पूजा के लिए सारा सामान इकट्ठा कर सीमा के घर पहुँचती हैं। आप लोग यहाँ देख सीमा, हम सभी आपस में लड़ती झगड़ती हैं। आए दिन हमारे बीच में कोई न कोई नोकझोंक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों में से कोई भी मुसीबत में साथ ही छोड़ दे। अगर तुम हमें ये सब पहले ही बता देती तो अभी हम सब इस वक्त घाट पर पूजा कर रहे होते। और नहीं तो क्या, ये देखो, तुम्हें जिन जिन सामानों की जरूरत थी वो सब तो हम लेकर आए। चलो अब जल्दी से लाख की चूड़ी और नई साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम सबको घाट पर भी तो जाना है। अपने पड़ोसियों की बात सुन सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद अब सीमा तैयार होती है और सभी के साथ घाट पर छठ पूजा के लिए जाती है। छठ पूजा में सीमा अपने आस पड़ोस की औरतों की मदद के चलते हंसी खुशी हर साल की तरह छठ पूजा मना पाती है और सुबह की पूजा और शाम की पूजा अपने गांव की औरतों के साथ श्रद्धा पूर्वक करती है। साल की तरह इस साल भी सोनपुरा गांव में सब छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। गांव के बाजार भी सजे हुए थे। मधु और सुमन दोनों सगी बहनें भी हर साल छठ पूजा का व्रत करती थीं। वो भी छठ पूजा की तैयारी अपने अपने हिसाब से कर रही थी। बड़ी बहन मधु बहुत पैसे वाले अमीर खानदान की बहू थी, जबकि छोटी बहन सुमन का पति एक साधारण मजदूर था। सुमन को पता था कि उसका पति उमेश ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। इस वजह से सुमन कोई न कोई काम करके घर खर्चे में मदद करती रहती थी। अरे सुमन, तू बांस की टोकरी बेच रही है? चल तेरे से ही खरीद लेती हूँ, तेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी और छठ पूजा के लिए थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे। एक काम कर, मुझे 20 टोकरी दे दे। मेरे तो वैसे भी परिवार में बहुत लोग हैं छठ पूजा का व्रत रखने के लिए। मैं अपने परिवार में सबको उपहार में दे दूंगी। तेरी सगी बहन हूँ, इस बात का तू फायदा उठा। और हाँ सुन, पैसे ज्यादा मत लगाना, मुझे सही दामों पर लगाना, कभी मुझे बहन समझकर लूट ले। नहीं नहीं दीदी, मैं तुमसे ज्यादा क्यों लूंगी? मैं सबको एक ही दाम पर दे रही हूँ, न कम न ज्यादा। हाँ ठीक है, मेरे नौकर को पकड़ा दे। रामू, ये सारी टोकरियां मेरी कार में रख दो और बाकी का सारा सामान भी हवेली लेकर चले जाओ। मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। अब तक तो सासू माँ भी आ गई होंगी, बोलेंगी मैं कहाँ रह गई। ये ले सुमन, टोकरियों के पैसे गिन ले, मैंने पूरे दिए। मधु सुमन को टोकरियों के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बढ़िया मजबूत टोकरी है सुमन, तुम्हारी ऐसी टोकरी पूरे गाँव में नहीं मिल रही। लगता है तुम खास जगह से खरीद कर लाई हो। हाँ दीदी, शहर की बढ़िया दुकान से खरीद कर लाई हूँ। सोचा हमारे गांव में भी सब बहुत प्रेम भाव से छठ पूजा का व्रत रखते हैं, तो सामग्री भी बढ़िया होनी चाहिए। और बांस की टोकरी तो छठ पूजा के लिए सबसे विशेष है, तो वो तो मैंने मजबूत और बढ़िया ही लानी थी। ये लो दीदी, आपकी 2 टोकरी बांधी है। तभी सुमन का पति उमेश आ जाता है। सुमन ला, तू कुछ खा ले, सुबह से भूखी है। रजनी ने तेरे लिए रोटी और दाल भेजी है। और तुमने रोटी खाई क्या? हाँ मैंने खा ली। रजनी ने खासकर बोला है कि भाभी को भूखा मत रखना।
मैं जानती हूँ मेरी ननद रजनी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तो छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगली छठ पूजा तक रजनी का भी ब्याह हो जाए। सुमन खाना खाने बैठी ही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन मधु गुस्से में उसके पास आती है। ये ले पकड़ अपनी सारी टोकरियाँ, एक भी टोकरी मजबूत नहीं है, सारी टोकरियाँ टूटी हुई हैं। तूने ये जानबूझकर किया ना ताकि मेरा छठ पूजा का व्रत खंडित हो जाए। तूने मुझे टूटी हुई टोकरियाँ दी हैं, मेरे सारे पैसे वापस कर। मैंने तो अपनी बहन समझकर तेरे ऊपर तरस खाया था कि तेरी थोड़ी बिक्री हो जाएगी, पर तूने तो मुझे ही ठग लिया। सुमन तू रोटी खा, मैं बात करता हूँ। मधु दीदी ये क्या तरीका है बात करने का, बताओ। मधु दीदी मैंने आपको कोई टूटी हुई टोकरी नहीं दी। आप देख लो यहाँ पर जितनी भी टोकरियाँ रखी हैं सब सही है, कोई भी टूटी हुई नहीं है। मेरे पास अभी तक कोई भी ग्राहक शिकायत लेकर नहीं आया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सारे पैसे वापस कर और अपनी ये टोकरियाँ अपने पास रख। मैं बाजार की किसी और दुकान से खरीद लूंगी। अरे तो एक टूटती ना, सारी थोड़ी टूटी होंगी। एक भी टूटी हुई नहीं थी, मैंने मधु दीदी को सही टोकरियां दी थी। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे आसपास के लोगों को इकट्ठा करना ही होगा। अरे देखो भाई देखो कैसे चोर दुकानदार हैं, टूटी हुई टोकरियां देकर पैसे कमा लेते हैं। कोई भी इनसे टोकरी मत खरीदना। मधु दीदी आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये आपके पैसे और आप ये टोकरियां यहीं छोड़ जाओ, और भगवान के लिए इतना शोर यहाँ मचाकर मेरी दुकानदारी खराब मत करो। इस दुकान के सामान पर मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है। आपकी इन सब हरकतों से मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की दुकानदारी खराब हो। मधु ने बहुत बदतमीजी दिखाई और अपने पैसे लेकर वहाँ से चली गई। सुमन की 20 टोकरियां टूट गई, इस वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ, पर वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि सारी टोकरियां टूट कैसे सकती हैं। उस दिन सुमन का मन बहुत खराब होता है। छठ पूजा का दिन आता है। सुमन ने टोकरियां बेचकर जो पैसे कमाए थे उनसे वो छठ पूजा का सामान खरीद लेती है। सुमन ने सच्चे भाव से छठी मैया को याद करके अपनी छठ पूजा के व्रत को प्रारंभ किया। ऐसे ही अगली शाम जब सुमन सूर्य देव को नदी किनारे अर्घ्य देने पहुंची तो उसके मायके की तरफ से माँ भी वहाँ आई हुई थी। सुमन बिटिया, एक बार मधु का हालचाल पूछ लेना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी पूजा करके जल्दी चली गई। मुझे मिली थी, मैंने तो कहा था कि मैं कुछ बना चाहती हूँ, पर उसने कहा कि नौकर चाकर हैं तो वो मदद कर देते हैं, पर माँ हूँ ना, मन नहीं मानता। मैं मधु को मिलने जा ही रही थी, तुम साथ चलोगी? मैं क्या साथ चलूँ माँ? मधु दीदी को तो आप जानती हो, मैंने आपको बताया था उन्होंने बीच में मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। मेरा मन नहीं है। चल ठीक है, तेरी मर्जी। सुमन भाभी घर चले। सुमन की माँ थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि तभी कुछ सोचकर उसने आवाज लगाई, माँ रुको। रजनी एक काम कर, तू ये सामान लेकर घर पहुँच। मैं माँ के साथ मधु दीदी के घर जा रही हूँ। तेरे भैया बच्चों को घुमाने ले गए तो उन्हें बता देना। ठीक है भाभी, आप ध्यान से जाना। सुमन का मन नहीं था, पर मधु उसकी सगी बहन थी, इसलिए ऐसे समय में वो सब कुछ भूलकर अपनी माँ के साथ मधु के घर जाती है। मधु बिस्तर पर लेटी थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। माँ और बहन को देखकर मधु में हिम्मत आ गई। दामाद जी से कहकर हमें बुला लेती, हम आकर प्रसाद बना जाते। तूने बुलाए ही नहीं, मुझे लगा तेरी सास आ गई होगी तो वो तेरी मदद कर देंगी। माँ वो आ नहीं पाई, उनके घुटनों में बहुत दर्द था। वो जेठानी जी के साथ ही छठ पूजा का व्रत रख रही हैं। अब दूसरे गांव से आने में 2 घंटे लग जाते हैं। मैंने भी कहा रहने दो, पर मेरे घर जो खाना बनाती है वो भी छुट्टी पर चली गई। उसकी रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया था। अब काम के समय सब छुट्टी ले लेते हैं। मुझे लगा मैं कर लूंगी, पर शाम से ही बहुत सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। कल के लिए प्रसाद भी नहीं बनाया। मधु दीदी मैं प्रसाद बना देती हूँ, तुम आराम करो। बस कल सुबह छठी मैया के आशीर्वाद से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाएगा। एक काम करो, मैं छठी मैया के थोड़े भजन लगा देती हूँ, तुम वो सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लाओ अपना मोबाइल फोन दो। तुझे मोबाइल चलाना आता है? हाँ दीदी, रेखा के पापा ने नया मोबाइल फोन लिया है, उसमें मैं भजन सुनती हूँ। सुमन मधु को छठ पूजा के भजन लगा देती है और माँ के साथ मिलकर वो छठ पूजा का प्रसाद बनाती है। अपनी बहन के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन छठी मैया से क्षमा मांगती है, क्योंकि मधु जानती थी कि सारी टोकरियां उसकी खुद की गलती से ही टूटी थी। मेरी बहन कितनी अच्छी है, आज मुसीबत के समय मेरे अपने ही काम आ रहे हैं। नहीं, मैं इतनी घमंडी कैसे हो गई? हे छठी मैया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपनी सगी बहन के साथ गलत किया, मुझे क्षमा कर दो मैया। अगले दिन मधु अपनी माँ और बहन सुमन के साथ मिलकर छठ पूजा के लिए नदी पर जाती है। छठी मैया की कृपा से मधु के मन से सारी नफरत दूर हो जाती है और दोनों बहनों के बीच अमीरी और गरीबी का फर्क सदा के लिए मिट जाता है। Thanks for watching.